नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भाई सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, फिर शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन, आज के अपने क्लास की। ओके भाई, तो कनेक्ट कर लीजिए सब लोग। और हम कहाँ हैं प्यारे साथी? हम हैं बीएनएस फाउंडेशन की क्लास में, और बीएनएस फाउंडेशन की क्लास के अंदर ये आपका दूसरा लेक्चर है। तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं अपने क्लास, अपने सेशन की। कल की क्लास आपको समझ आई थी? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कल जो बातें, जो चीजें हमने आपको समझाई थी, ऑल क्लियर ना? कल हमने क्या बताया था, याद है? कल हमने बात की थी कि भाई बीएनएस क्या है, ठीक, आईपीसी क्या है, बीएनएस क्यों लाया गया, कब लाया गया, कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर्स हैं, और मेन रीजन क्या था लाने का। इन सभी पहलुओं पर कल हमने आपसे बात की थी। उसके बाद हमने क्या चर्चा किया था, आपको याद होगा? हमने कल बात की थी क्राइम के बारे में। हाँ जी, अपराध जिसको आप कहते हैं ना, अपराध की बात कल हमने करी थी आपसे। ओके, तो आइए, मैंने कल ये सारी चीजें आपको बताई थी बहुत अच्छे से ना। ओके, चलो, इसके बाद मैंने विशेषता बताई थी। विशेषता के बाद प्यारे साथी हम अपराध पर बात कर रहे थे, क्राइम पर हम बात कर रहे थे। अलग अलग लोगों के अनुसार, अलग अलग जो हमारे कह सकते हैं कि विधिवेत्ता हैं, जो विधि के जानकार लोग हैं, उन सब के अनुसार हमने समझा था। हाउ मेनी चैप्टर्स इन बीएनएस और आईपीसी? आप पूछ क्या रहे हो? बीएनएस में पूछ रहे हो, आईपीसी में पूछ रहे हो? मेरे भाई, मैंने आपको कल ही बताया था कि बीएनएस में 20 चैप्टर और आईपीसी में कितने थे? 23 चैप्टर थे। ठीक, चलिए तो आ जाइए, आगे हम लेकर आपको चलते हैं। अपराध हमने समझ लिया था, अपराध क्या है, किसने क्या बात कही थी अपराध के विषय में, इन सभी पहलुओं पर हमारी बात हो चुकी थी। ठीक, और मैंने आपको लास्ट में यह भी बताया था कि आपने अभी तक अगर जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट से कोर्स नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, क्लासेस लगातार चल रही हैं, तो मेरे भाई आप कोर्स को लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और बात करते हैं उसी के आगे। तो हम किस पर थे? आप कहेंगे सर अपराध पर हमारी बात हो रही थी। अपराध, अपराध को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर क्राइम कहते हैं इसको। ठीक, अब अपराध के बारे में हम समझते हैं। हमने अपराध क्या है, अपराध क्या है ये समझ लिया है। ठीक, अपराध क्या अर्थ हमने समझ लिया है। अपराध की मेरे भाई परिभाषा हमने समझ ली है कि किसने क्या बताया है। ठीक, अलग अलग लोगों के अनुसार परिभाषा हमने समझ ली है। अब परिभाषा के बाद मेरे भाई हम बात करते हैं आवश्यक तत्व की। क्या बात करते हैं? आप कहेंगे दोस्त आवश्यक तत्व की हम चर्चा करते हैं। आवश्यक तत्व को क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको आप बोलते हो इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल एलिमेंट। अच्छा जी, आवश्यक तत्व का मतलब क्या होता है? आवश्यक तत्व का मतलब है कि अपराध किनसे मिलकर बना है, अपराध किनसे मिलकर बना है, या अपराध में कौन कौन शामिल है, यही हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं इसेंशियल एलिमेंट कहता है। अब देखिए, अपराध की बात नहीं है, जब भी आप किसी का भी इसेंशियल एलिमेंट देखेंगे तो मतलब वो बना कैसे है, इस बात को ही प्रेजेंट करता है, इस बात को ही रिप्रेजेंट करता है। कौन सर? इसेंशियल एलिमेंट। अच्छा, कुछ मेरे कॉमन से सवाल हैं, जैसे क्या अपराध होने के लिए क्या चाहिए होता है? आप कहेंगे सर अपराध होगा तो एक व्यक्ति का होना जरूरी है। व्यक्ति यानी ह्यूमन बींग्स का होना जरूरी है। ह्यूमन बींग्स का होना जरूरी या नहीं जरूरी? आप कहेंगे हाँ जी, ह्यूमन बींग्स, या फिर आप कह लीजिए कि मानव। ठीक, मानव को ही तो ह्यूमन बींग बोलेंगे, तो मानव का होना जरूरी है। अच्छा जी, मानव है तो क्या करेगा मानव? तो मेरे भाई याद रखिएगा, अपराध सामान्यतः किसी व्यक्ति के द्वारा ही होता है ना। वल्ली मानव, वल्ली ह्यूमन बींग्स
कह सकते हैं कैन कमिट अ क्राइम, राइट, कि भाई जो ह्यूमन बींग्स है वही क्राइम कमिट कर सकता है। सामान्यतः यही बात है ना कि भाई जब भी अपराध होगा तो कमिट कौन करेगा, यही कमिट करेगा, ह्यूमन बींग्स या मानव द्वारा ही सामान्यतः अपराध होता है। ठीक, क्या सर आप कहेंगे वल्ली ह्यूमन बींग्स कमिट अ क्राइम ना, क्राइम का मतलब अपराध, अपराध सामान्यतः किसके द्वारा होता है, आप कहेंगे सर मानव के द्वारा ही कमिट होता है। तो मेरे भाई मानव जो है वो पहला इसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप कहेंगे हाँ जी सर हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और क्या चाहिए भाई, व्यक्ति हो गया, मान लीजिए मैं कोई क्राइम कमिट कर रहा हूं, मैं हो गया, ठीक, क्लियर, मैं मान लो एक मर्डर कमिट कर रहा हूं, मैं अपने आप पे ले लेता हूं। अब भाई मैं मर्डर कमिट कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा वर्क करूंगा ना कि जो दोषपूर्ण होगा, अपराध तो तभी होगा, या मर्डर ही अपराध नहीं है, अपराध कई प्रकार के हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कभी भी कोई अपराध कमिट करना होगा तो क्या करना होगा, एक काम करना होगा ना, वो काम कैसा होगा, आप कहेंगे दोषपूर्ण कार्य होगा। दोषपूर्ण कार्य को ही मेरे भाई एक्टस रियस कहा जाता है। लीगल लैंग्वेज में एक्टस रियस हम बोलते हैं। एक्टस रियस किसको बोलते हैं, जो हमारा गिल्टी वर्क है, ठीक, जो हमारा मेरे भाई क्या मैं कह रहा हूं, जो हमारा गिल्टी एक्ट है, वर्क नहीं बोलेंगे यहां पे, एक्ट बोलेंगे, जो हमारा गिल्टी एक्ट है मेरे भाई वही क्या होता है, एक्टस रियस होता है। हिंदी में आप क्या कहते हैं इसको, हिंदी में दोषपूर्ण कार्य कहते हैं, दोषपूर्ण कार्य कहते हैं। किसको दोषपूर्ण कार्य कहते हैं मेरे भाई, तो जो आपका गिल्टी एक्ट जो है कमिट होता है, ठीक, उसी को लीगल लैंग्वेज में एक्टस रियस कहते हैं, और वही प्यारे साथी दोषपूर्ण कार्य कहा जाता है। याद रखिएगा अपराध के लिए कोई बाहरी अवैध कार्य या विधि द्वारा जो अपेक्षित कार्य है उस कार्य का न किया जाना आवश्यक है। मतलब देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल रॉन्गफुल एक्ट और इलीगल ओमिशन ना, तो मतलब कि भैया एक दोषपूर्ण कार्य का होना जरूरी है, दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए। अब दोषपूर्ण कार्य में क्या क्या हो सकता है भाई, मर्डर हो सकता है ना, हत्या हो सकता है जिसको आप कहते हैं, चोरी हो सकती है, चोरी को आप थेफ्ट बोलते हैं, हत्या हो सकता है मेरे भाई, चोरी हो सकती है, चोरी को क्या कहते हैं, थेफ्ट कहते हैं, और तमाम प्रकार के हो सकते हैं, असॉल्ट हो सकता है, और भाई कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, लीगल ड्यूटी को नहीं कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार से अपराध की कैटेगरी में आएगा। हालांकि आगे हम इन सब के बारे में समझेंगे। अच्छा जी, आपने कहा मेरे भाई कि एक व्यक्ति है, उसने गलत काम किया, गलत काम किया। अब ये बताइए कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसके अंदर कोई गलत भावना भी होगी क्या, गलत भावना होगी तभी तो गलत काम करेगा ना, तो वो गलत भावना जो होगी उसी को मेरे भाई मेंस रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो गलत भावना है उसी को मेंस रिया कहते हैं। मेंस रिया इट मींस गिल्टी माइंड। मेंस रिया का मतलब क्या होता है मेरे भाई, गिल्टी माइंड। जो गिल्टी माइंड है मतलब कि भाई दोषपूर्ण मानसिक अवस्था, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोल सकते हैं आप कि दोषपूर्ण मानसिक अवस्था, दोषपूर्ण मानसिक अवस्था का भी होना मेरे भाई जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जब भी क्राइम कमिट होगा तो मेंस रिया का होना भी जरूरी है। मेंस रिया का मतलब सामान्यतः आप कह सकते हैं कि मेंस रिया के अंदर आपका इंटेंशन, नॉलेज, निग्लिजेंस ना, और कह सकते हैं रेसनेस इत्यादि का होना जरूरी है। ठीक, क्या मैं कह रहा हूं, मेंसरिया एक आपका लीगल टर्म है। मेंसरिया का मतलब होता है किसी भी कह सकते हैं कार्य को लेकर गलत अवधारणा बनाना,
ठीक, मतलब एक्यूज्ड मस्ट हैव अ गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी नॉलेज, अनलेस आप कह सकते हैं कि भाई जो है, जो कानून है हमारा, उसमें जो काम करने को नहीं कहा गया है वो काम आपका। ठीक, तो मतलब यहां पे गिल्टी माइंड के अंदर क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे तो दोषपूर्ण आशय हो सकता है, दोषपूर्ण आशय होगा, दोषपूर्ण आशय, दोषपूर्ण आशय को आप कह सकते हैं गिल्टी इंटेंशन। ठीक, इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, गिल्टी इंटेंशन, या दोषपूर्ण आपका आशय हो सकता है, दोषपूर्ण ज्ञान हो सकता है, यानी नॉलेज हो सकता है। भाई इंटेंशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, निग्लिजेंस हो सकता है, निग्लिजेंस हो सकता है। निग्लिजेंस को मेरे भाई लापरवाही कहते हैं आप, निग्लिजेंस हो सकता है, लापरवाही हो सकता है। किसके अंदर, आपने कहा मेंसरिया के अंदर। अब देखिए यहीं से हम पूरी स्टोरी को समझेंगे, यहीं से अब हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। मैंने कहा कि जैसे भाई मैं नहीं अपने आप को ले रहा हूं, सपोज दैट कि भाई क्राइम कमिट हुआ, तो क्राइम कमिट होने के लिए कौन चाहिए, एक व्यक्ति का होना कंपलसरी है, एक व्यक्ति होगा। व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा जो कानून में निषिद्ध है, यानी व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा जो कानून मना करता है, जो लॉ मना करता है, बोलता भैया ये काम करोगे तो मैं आपको दंड दूंगा, तो उस दोषपूर्ण काम को कोई व्यक्ति करता है। अब वो दोषपूर्ण काम कोई व्यक्ति करेगा, उसके लिए उसके दिमाग में कुछ खुराफात होगी कि नहीं होगी, बताओ, उसके लिए उसके दिमाग में कुछ खुराफात होगी। आप कहेंगे हाँ सर खुराफात तो होनी तय सी है, मतलब खुराफात का मतलब कि माइंड में कुछ ना कुछ बनेगा, दोषपूर्ण आशय उसका होगा, इंटेंशन होगा। तो मेरे भाई उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप बोलते हैं गिल्टी माइंड, और लीगल टर्म में इसी को प्यारे साथी मेंस रिया कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे यही सर जो है मेंस रिया कहा जाता है। अच्छा जी, आपने कहा व्यक्ति हो गया, व्यक्ति ने गलत काम किया और उसके दिमाग में गलत अवधारणा बनी थी, तो अगला क्या तत्व होगा मेरे भाई, अगला आप कह सकते हैं तत्व हमारा हो जाएगा कि जब गलत काम हो गया, भाई व्यक्ति के दिमाग में गलत धारणा हुई, उसने गलत काम कर दिया, तब क्या होगी, जाहिर सी बात है इंजरी होगी कि नहीं होगी, इंजरी होगी। इंजरी को मेरे भाई हानि बोला जाता है। ठीक, इंजरी होगी। अब इंजरी हो सकता है इंडिविजुअल हो सकता है सोसाइटी को हो सकता है पूरे स्टेट को हो सकता है प्रॉपर्टी को हो, कुल मिला के अपराध से जो है विधिक हानि होना जरूरी है। कैसे, कैसी हानि, तो आप कहेंगे जो अपराध है ना सर, इससे विधिक हानि होती है, विधिक हानि होती है किसी व्यक्ति को, या तो व्यक्ति को हो सकती है, या तो पूरे समाज को हो सकती है, या तो उसकी संपत्ति को हो सकती है, या तो राज्य को हो सकती है। ये विधिक हानि अलग अलग तरीके से हो सकती है। ठीक, अब देखिए मैंने कहा कि भाई मानव था, मानव ने गलत काम किया, उसके दिमाग में गलत अवधारणा हुई, गलत अवधारणा आने के कारण उसने क्या करा, क्राइम करा, तो भाई किसी को हानि हो गई। अब हानि हो गई, फाइनली क्राइम हो गया, तब भाई पनिशमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ। आप कहेंगे हाँ सर पनिशमेंट मिलेगी, पनिशमेंट को क्या बोला जाता है, हम दंड कहते हैं। तो मेरे भाई पनिशमेंट मिलेगी, दंड मिलेगा। अब याद रखिएगा, जिस कार्य के लिए कानून में दंड निर्धारित नहीं है वो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी कुल मिला के अपराध वही कार्य माना जाएगा जिस कार्य के लिए कह सकते हैं कि कानून में दंड का निर्धारण है। जिस काम के लिए आप कह सकते हैं कानून में क्या है भैया, पनिशमेंट का प्रावधान है। ठीक, यानी लॉ में कह सकते हैं जिस काम के लिए, कानून में जिस कार्य के लिए कह सकते हैं दंड का प्रावधान है, वही क्या होगा मेरे भाई, अपराध होगा। कानून क्या कहता है, बोलता है भैया ये काम ना करिए। जैसे कानून कहता है भाई चोरी करना बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप चोरी करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे भाई अपराध कर रहे हैं।
मतलब कानून ने कहा कि चोरी करना मना है, चोरी मत करो, ठीक, और आप फिर भी चोरी कर रहे हो तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सर वही हमारा अपराध होगा। तो कानून यही कहता है मेरे भाई, अगर आप कोई हमारे द्वारा जो निषेध कार्य है अगर वो कार्य आप करते हो तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, आपको दंड देंगे, हम आपको पनिशमेंट देंगे, ठीक, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा जो कि अपराध का है, क्लियर, क्राइम के ये एलिमेंट हो जाएंगे। कहीं कहीं पे आपको हो सकता है इंजरी या पनिशमेंट ना दिया गया हो, बट ये भी आप कह सकते हैं इसेंशियल एलिमेंट है, आवश्यक तत्व हैं, ठीक, क्लियर। तो नोट कर लीजिए इतनी बात, ओके भैया। कहीं पर कोई भी डाउट आपका हो तो तुरंत पूछिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा वहां पर हम बात करेंगे, वहां उसके बारे में आपको बताते हुए आगे चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक। अब देखिए इन सब के बारे में आगे मेरे भाई हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, जैसे मेंसरिया के बारे में पूरा डिटेल में हम समझेंगे, एक्टस रियस के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक। ये जो लीगल टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इनसे लीगल मैगजीन्स भी बनती हैं, वो लीगल मैगजीन भी आपके लिए जरूरी है। अभी केवल हम लोग एक फॉर्मली इस चीज को समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से इन डिटेल भी इस पर हम बात करेंगे, ठीक। और बाकी बहुत सारे केसेस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, आपको पता ही है कि अच्छे अच्छे केसेस पर हम बात करेंगे जो बेहतरीन केसेस हैं आपके लिए और जो आपके लिए जरूरी भी हैं, ठीक। अब एक सवाल और पेपर में बनता है मेरे भाई, अपराध के बारे में बात है तो अपराध की विशेषता पर सवाल बनता है, क्या मैं कह रहा हूं, सवाल बनता है अपराध की विशेषता। अब कहेंगे सर अपराध की विशेषता का क्या मतलब, एक गलत काम है ना अपराध, आपने कहा हाँ जी ये तो गलत काम है, अंग्रेजी में आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्राइम की बात करेंगे तो क्राइम क्या होगा मेरे भाई, एक आपका कह सकते हैं लीगल रॉन्ग होगा, विधिक अपकृत्य होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे अपराध एक प्रकार का लीगल रॉन्ग है, एक अपकृत्य है, एक विधिक अपकृत्य है, ये क्या है, ये मेरे भाई विधिक अपकृत्य है। विधिक अपकृत्य को क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको आप बोलते हैं लीगल रॉन्ग। तो अपराध क्या होता है, एक प्रकार का लीगल रॉन्ग है या आप कह सकते हैं विधिक अपकृत्य है। और सर इसके बारे में बात करें तो अपराध कह सकते हैं केवल व्यक्ति तक ही नहीं बल्कि पूरे समाज के भी विरुद्ध है, मतलब ये समाज के विरुद्ध है, ये अफेक्ट करता है सोसाइटी को, क्राइम अफेक्ट सोसाइटी, राइट। ये कैसा है, ये मेरे भाई समाज के आप कह सकते हैं विरुद्ध है, क्राइम समाज के विरुद्ध है, इट मीन्स आप लिख सकते हैं क्राइम अफेक्ट्स सोसाइटी। सोसाइटी मतलब ये भैया जो अपराध है ना ये सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है। तीसरी बात कि अपराध की विशेषता के तौर पर आप कहेंगे अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, मतलब क्राइम इज पनिशेबल, ठीक। क्राइम कैसा है तो आप कहेंगे सर पनिशेबल है, पनिशेबल का मतलब ही होता है भैया दंड का प्रावधान। अगर आप अपराध करेंगे तो उसके लिए भैया दंड का प्रावधान होगा, ठीक। अपराध के लिए क्या होगा मेरे भाई, दंड का प्रावधान होगा, ये कैसा होगा, पनिशेबल होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और सर विशेषता के तौर पर तो जो अपराध होता है मेरे भाई ये सार्वजनिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है, यानी वायलेट पब्लिक राइट्स, ये क्या करता है, सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन करता है मेरे भाई।
ये सार्वजनिक अधिकारों का क्या करता है? आप कहेंगे उल्लंघन करता है। उल्लंघन करता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्राइम वायलेट्स पब्लिक राइट्स। ठीक, ठीक, ये क्या करता है? पब्लिक राइट्स को वायलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है। और क्या विशेषता बता सकते हो? और आप ये भी विशेषता बता सकते हो कि भाई जो अपराध है ना, वो एक प्रकार से राज्य द्वारा कह सकते हैं विरुद्ध अभियोजन चलाता है। मतलब स्टेट जो है इसको विरुद्ध मानता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अभी मैंने कहा कि भाई ये क्या है? ये एक प्रकार का लीगल रॉन्ग है ना। लीगल रॉन्ग है मतलब कि एक विधिक अपकृत्य है। तो मेरे भाई एक सवाल आपसे ये आता है कभी कभी कि क्राइम और सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग का मतलब दीवानी अपकृत्य, ये होता क्या है? इस पर भी सवाल आते हैं। फिलहाल आप इतना नोट करें, फिर मैं आगे भी आपको चीजें समझाता हूं। इन केस अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई पूछ लीजिए सब लोग। ठीक, क्लियर है? हाँ जी, अभी जो क्लास चल रही है उस पर फोकस करिए दोस्त, बाकी जो क्लासेस आपकी हैं वो भी करवाई जाएंगी, डोंट वरी। ठीक, आप पूछ रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट लॉ की क्लास कब चलेगी? मेरे भाई अगर आपके सेमेस्टर में होगा तो आपके बैच के अंदर वो क्लास करवाई जाएगी। ठीक, अभी जो क्लासेस मेरे भाई चल रही हैं उन पर आप फोकस करो, उन क्लासेस को आप अटेंड करो। ठीक, हाँ जी, नोट हो गया हो तो बताइएगा। हाँ जी सर, एक बार और समझा दो। देखो भाई मैंने आपको बताया अपराध के तत्व। अब देखो रट्टा मारने से अच्छा है सीधे बात को समझो। कोई काम कब अपराध होगा, ये चीज हम समझ रहे हैं। ठीक, कोई काम कब अपराध होगा? मेरे भाई अपराध के लिए आवश्यक क्या है? एक व्यक्ति का होना, और वो व्यक्ति क्या करेगा? गलत काम करेगा। ठीक, और गलत काम तब करेगा जब उसका गिल्टी माइंड होगा, यानी दिमाग में गलत अवधारणा होगी। ठीक, अब अगर वो गलत काम करेगा तो किसी व्यक्ति को क्या होगी? हानि होगी। किसी पक्ष, किसी व्यक्ति को मेरे भाई हानि होगी, या समाज को हानि होगी, या किसी की प्रॉपर्टी को हानि होगी। अब भाई हानि होगी तो इसके लिए लॉ के अंदर क्या प्रावधान होगा? लॉ के अंदर दंड का प्रावधान होगा। यानी आप कह सकते हैं जो हमारा कानून है उसके अंदर जो है दंड का प्रावधान होगा। इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। ठीक, क्लियर है? अच्छा, पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ जी, एस ऑल क्लियर। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, हाँ जी, यस सर, ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर। देखिए समझ आना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा ये बताओ आप हमें कि जो क्राइम है, अपराध है, वो कितने तरीके से हो सकता है, उसका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? उस चीज को आइए समझते हैं। क्या समझते हैं मेरे भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम, अपराध के वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरे भाई क्राइम, यानी इसको बोलते हैं अपराध का वर्गीकरण। अब ये बताइए अपराध का वर्गीकरण कैसे हो सकता है? क्या लगता है आपको कि अपराध को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, अपराध दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तो किसी व्यक्ति के साथ अपराध हो जाए, मतलब अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, और सेकंड आप कहेंगे अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या फिर
आपका कह सकते हैं स्टेट के साथ हो जाए, या तो पब्लिक जो ट्रांसक्वेलिटी है मतलब लोक शांति के विरुद्ध अपराध हो जाए, या वुमेन और चिल्ड्रन के साथ अपराध हो जाए। ठीक, तो अलग अलग आपके अपराध का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक, फर्स्ट हम क्या समझते हैं अपराध का वर्गीकरण, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का मतलब है कि भाई मानव के विरुद्ध अपराध हो सकता है, मानव के विरुद्ध हो सकता है अपराध। अब मेरे भाई मानव के विरुद्ध अपराध होगा तो कैसा होगा भैया, मानव के विरुद्ध होगा तो मान लीजिए मानव का मर्डर हो सकता है। ठीक, और सर आप कहेंगे कह सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। होमोसाइड हो सकता है। और मेरे भाई आप कहेंगे किसी को कोई हर्ट कर सकता है, आप कहते हैं ना कि आपने मुझे हर्ट किया, ठीक, आघात पहुंचाया। या तो भाई मानव की किडनैपिंग हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, आप कहेंगे हाँ जी किडनैपिंग हो सकती है, इसको आप बोलते हो हत्या। ठीक, इसको आप बोलते हो मानव वध, मानव वध होता है ना, मानव वध हो सकता है। हर्ट का मतलब होता है आघात पहुंचाना, आघात पहुंचाना। किडनैपिंग आप जानते हो, किडनैप करना मतलब किसी को अगवा करना, वही होता हमारा किडनैपिंग। ठीक, तो एक आपने क्या समझा, आपने एक समझ लिया मेरे भाई अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, राइट, यानी जो मानव है उसके विरुद्ध हो सकता है अपराध। ओके, एक ये हो सकता है। दूसरा सर आप कह सकते हैं मनुष्य के विरुद्ध, तो आपने सर बता दिया। अब हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी के विरुद्ध हो ना, अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, मतलब संपत्ति के विरुद्ध हो। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। कि जो क्राइम कमिट हो सकता है वो संपत्ति के विरुद्ध हो सकता है, संपत्ति के विरुद्ध। अब भैया ये बताइए आपकी संपत्ति को कब जो है क्षति पहुंचेगी, बताइए, आपकी प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो उसको कब क्षति पहुंचेगी, कब नुकसान पहुंचेगा, एक बार हमें बता दीजिए मेरे भाई। तो कब नुकसान पहुंचेगा, पहली बात तो ये तब नुकसान पहुंचेगा जब जैसे थेफ्ट हो जाए, यानी आप कह सकते हैं चोरी हो जाए, आपने कोई सामान रखा है वो चोरी हो जाए तो क्या होगा, अपराधी है। रॉबरी हो जाए, बैंक वगैरह में आपने देखा है ना रॉबरी होती है, डाका पड़ता है ना, डाका बोलते हैं, डकैती आप बोल सकते हैं। ठीक, या तो मेरे भाई डकैती हो जाए, डकैती, या तो आप कह सकते हैं एक्सटॉर्शन हो जाए प्रॉपर्टी का, एक्सटॉर्शन हो जाए इत्यादि, इत्यादि हो जाए तो वो किसके अगेंस्ट होगा मेरे भाई, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होगा। हम लोग आगे इन सब पर पूरी डिटेल में बात करेंगे, जब हम अभी आगे सेक्शन वाइज चीजों को समझेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मानव के विरुद्ध कौन कौन से अपराध हो सकते हैं और कौन से सेक्शन के अंदर कौन से अपराध के लिए कितनी सजा है, और वो सजा क्या है, क्यों है, कैसे है, उन सब पर भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर मेरे भाई, ओके, बहुत बढ़िया। देखिए एमपी यूपी बिहार सारी कह सकते हैं जुडिशरी और एपीओ की क्लासेस आपकी चल रही हैं आपके अपने ऐप जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट पर, तो वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बहुत नॉमिनल सी फीस में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक मेरे भाई, आइए, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपने क्या समझा, आपने मेरे भाई ये समझा कि अपराध जो है वो प्रॉपर्टी के साथ हो सकता है,
आपने समझा अपराध जो है वो मानव के साथ हो सकता है। अब आगे हम समझते हैं अपराध जो है वो स्टेट के भी साथ हो सकता है। ठीक, मतलब कि भैया राज्य विरुद्ध हो सकता है, अगेंस्ट स्टेट हो सकता है, यानी राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध मेरे भाई अपराध हो सकता है। अपराध किसके विरुद्ध हो सकता है? आप कहेंगे सर राज्य के विरुद्ध अपराध हमारा हो सकता है, अगेंस्ट स्टेट हो सकता है। अब भाई स्टेट के विरुद्ध होगा, आप ऐसे समझो अगर राज्य के विरुद्ध अपराध होगा तो क्या होगा सर? जैसे आप कह सकते हैं वैगिंग वॉर हो सकती है, टेररिस्ट एक्ट हो सकते हैं। ठीक, वार हो सकती है, वार का मतलब है युद्ध। ठीक, आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला हो सकता है ना, यानी टेररिस्ट एक्ट आप इसको बोलते हैं। टेररिस्ट एक्ट बोलते हैं भाई, टेररिस्ट एक्ट हो सकता है इत्यादि भैया राज्य के साथ अपराध हो सकता है। अच्छा, राज्य के बाद सर आप कह सकते हैं जो हमारी पब्लिक ट्रांसक्युलिटी है, मतलब लोक शांति है, उसके विरुद्ध भी अपराध हो सकता है। ठीक, लोक शांति के विरुद्ध, लोक शांति के विरुद्ध, लोक शांति के विरुद्ध का मतलब ही है भैया अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्युलिटी, इंग्लिश में लिखेंगे, लिख लीजिए। अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, यानी आप कह सकते हैं भैया लोक शांति के विरुद्ध जो है अपराध हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब लोक शांति के विरुद्ध अलग अलग तरीके के अपराध हो सकते हैं। मान लीजिए कि भाई कोई अनलॉफुल असेंबली है, कोई कह सकते हैं गैर कानूनी सभा की जा रही है, ठीक, इत्यादि बहुत सारे हैं क्राइम जिन पर हम बात करेंगे। भी हम क्राइम की क्लासिफिकेशन पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? स्टेट के विरुद्ध हो गया, लोक शांति के विरुद्ध हो गया, और सर भाई अपराध बच्चों और जो महिलाएं हैं उनके विरुद्ध भी हो सकता है ना। किसके विरुद्ध? आप कहेंगे बच्चों के विरुद्ध हो सकता है, अगेंस्ट वुमेन एंड मेरे भाई चाइल्ड, यानी बच्चों के विरुद्ध और किसके विरुद्ध? महिलाओं के विरुद्ध मेरे भाई अपराध हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्लियर? क्या कहते हैं इसको? इसको आप कह सकते हैं बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध, और महिला के विरुद्ध, महिलाओं के प्यारे साथी विरुद्ध, इनके विरुद्ध अपराध हो सकता है। अब भैया महिलाओं के विरुद्ध हो, बच्चों के विरुद्ध हो, तो अनेक प्रकार के क्राइम हैं, आपको पता ही है। जैसे आप कह सकते हैं सर रेप अक्सर सुनने को आता है, ठीक, दरिंदगी भैया, और क्रूलिटी हो सकता है, क्रूरता आप बोल सकते हैं इसको, क्रूलिटी, बलात्कार, ठीक, क्रूरता आपका। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे जो महिलाएं हैं उनको जो पुरुष हैं वो बहुत मारते पीटते हैं, दारू वारू पी के, बहुत सारे ऐसे सीन आपने देखे होंगे। और सर जैसे ट्रैफिकिंग का ना क्राइम, तस्करी आप कहते हैं इसको, लिख लीजिएगा, ट्रैफिकिंग आप इसको बोलते हैं, लिखेंगे ट्रैफिकिंग, यानी तस्करी। ठीक, कभी कभी आप देखते हैं बच्चों की तस्करी जैसे सीन कभी वही देखने को मिलते हैं, महिलाओं की तस्करी जैसे
बहुत सारे ऐसे ऑफेंस देखने को मिलते हैं। और सर सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस जैसे कई प्रकार के अपराध देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने करा अपराध का कह सकते हैं वर्गीकरण। ठीक, अपराध का क्या करा हमने, वर्गीकरण करा। और हमने समझा कि भैया अपराध ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है, स्टेट के अगेंस्ट हो सकता है, पब्लिक ट्रांसक्यूलिटी यानी लोक शांति के विरुद्ध हो सकता है, वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट हो सकता है यानी बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कुल मिला के अपराध अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक, जिनके बारे में हम पूरे बीएनएस के अंदर समझेंगे कि अगर भैया इस टाइप का अपराध है तो इसके लिए क्या सजा होगी। ठीक, मतलब कि भाई जिस जिस टाइप के अपराध होंगे उनके लिए क्या सजा का प्रावधान होगा, पूरे बीएनएस के अंदर हम ये सब सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है भैया। सर वर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे भाई, दिखेगा वर्ड क्लियर, एक बार देखने का प्रयास तो करो। ठीक, आपके अगर सेमेस्टर के अंदर बीएनएस आता, आप किसी भी सेमेस्टर के हो, क्लियर, और बीएनएस आपके अंदर पूछा जाता है, या आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हो, ओपीओ की तैयारी कर रहे हो, वहां बीएनएस पूछा जाता है, तो आप इस क्लास को कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, कौन से क्राइम में आता, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, क्लियर, बहुत बेहतरीन भाई, जल्दी से एकदम छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं स्टेज ऑफ क्राइम की, कि भाई क्राइम के कौन कौन से स्टेज हो सकते हैं, यानी कितने चरणों में जो अपराध है वो गठित होता है, उन पर बात करेंगे। उसी को बोला जाता है स्टेज ऑफ क्राइम। क्लियर, तो अभी हम लोग क्राइम केवल एकदम बेसिक पर बात कर रहे हैं, भाई क्राइम क्या है उस पर हमारी चर्चा हो रही है। क्लियर, अब आगे हम लोग बात करेंगे स्टेज ऑफ क्राइम की, भैया अपराध के कौन से चरण हैं। ओके, हाँ जी, देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, ओके मेरे भाई, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा जो मित्र देख रहे हैं, और बाकी सेशन अच्छा लग रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा हो तो भी अच्छी बात है, पढ़िएगा। कभी कभी कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन वो वास्तव में आपके लिए अच्छी होती हैं। ठीक, जैसे कि कोई काम घर वाले मना करते हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर वाले इसीलिए मना करते हैं क्योंकि वो काम अच्छा नहीं है। ठीक, तो इसलिए कभी कभी मान लेनी चाहिए बात को कि चलो ठीक है, अगर किसी ने कहा है तो बात को मान लेते हैं। आइए आगे अब आपको मैं लेकर चलता हूं मेरे भाई, हम बात करते हैं स्टेज ऑफ क्राइम की। ओके, क्या बात करते हैं, आप कहोगे सर स्टेज ऑफ क्राइम की बात करते हैं, यानी आप कहते हो अपराध के चरण। स्टेज ऑफ क्राइम को क्या बोलते हैं, अपराध के चरण। अच्छा ये बताइए, अपराध जब जब होता है तो क्या क्या होता है, यानी क्या स्टेप होता है, क्या लगता है आपको। आप कहेंगे सबसे पहले अपराध होने के लिए दिमाग में गलत धारणा का होना जरूरी है, इट मीन्स इंटेंशन होना जरूरी है, यानी आप कहोगे सर आशय होना चाहिए। बताओ, इंटेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कहें हाँ जी, जब गलत इंटेंशन माइंड में होगा ना तभी आप क्राइम अपराध करने की सोचोगे। जब तक आपका इंटेंशन सही है ना, तब तक आप जो है अपराध के बारे में नहीं सोचोगे। कुल मिला के भाई आपने एक लाइन सुनी होगी, कौन सी है बताइए, आगे मैं बताता हूं। आशय हो गया, आशय का मतलब है कुल मिला के आप किसी के बारे में गलत धारणा बना लेते हो, तो वही क्या होता है, आशय होता है। यानी किसी व्यक्ति के मन में पहले सबसे पहले आशय उत्पन्न होता है कि वो कोई अपराध कोई कार्य करने के लिए
उसके दिमाग में बन जाता है, एक अवधारणा बन जाती है। ठीक। हाँ, एक कहानी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन तिह मूरत देखिन तिन तैसी। यानी जैसी जिसकी भावना थी, प्रभु की मूरत उन्हें वैसी ही दिखाई पड़ी। हालांकि इस बात का कोई यहाँ पे बहुत बड़ा तर्क नहीं है, लेकिन अगर देखिए गलत धारणा होगी तभी अपराध करने का मन करेगा। जैसे अभी एक घटना हुई है, जस्ट आपने देखा होगा, एक बच्ची है जो 23 साल की है और उसने अपनी मम्मी का ही मर्डर करा दिया, अपनी माता जी का ही मर्डर करा दिया, प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में ना। अभी आपने जस्ट केस सुना होगा, रिसेंट का केस है। हुआ क्या मेरे भाई, वो घटना के अंदर आप देखें कि जो बच्ची है, आप समझिए कितना एक भरोसे वाली बात नहीं है ना। अब आप समझे कि एक बच्ची नौकरी के लिए अपनी माँ का मर्डर करा सकती है, सोचने वाली बात है। जिस माँ ने उसको 9 महीने कोख में पाला और इतना बड़ा किया, हजार मुसीबतें सह के ना, उसको पढ़ाया, और दुर्भाग्यवश वो एलएलबी कर रही थी मेरे भाई। अब देखो कहेंगे आप सर हंस रहे हैं, लेकिन हंस नहीं रहा हूं। आप लोग एलएलबी वाले बच्चे हैं ना, वो भी एलएलबी ही कर रही थी। ठीक। जयपुर की घटना है, बिल्कुल आपने सुना होगा, जयपुर की घटना है। बड़ा मतलब मैं पढ़ा तो मुझे बड़ा अंदर से लगा यार कि बताओ ऐसा भी हो सकता है। आज के टाइम पे कौन किसका मर्डर कर दे रहा है भाई, पता ही नहीं चल रहा है। मतलब लोग डर ही नहीं रहे, आप ऐसा समझो। मतलब लोगों के अंदर जैसा डर जो है वो खत्म हो गया। पता नहीं क्या माइंड में अवधारणा चलने लगती, ये लगता है लोगों को कि यार आज कर देते हैं बच जाएंगे। क्लियर मेरे भाई, यहां तक बताओ बात समझ आ गई? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है हमारे यहाँ, बारिश वगैरह आप जानते ही हैं हो रही हैं। ठीक। तो हल्का हो सकता है बीच बीच में कट कुट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी, नेट प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे थे अपराध की। मैंने आपको बताया ना कि अपराध में एक अभी मैं केस बता रहा था आपको। जस्ट लड़की है 23 साल की, एलएलबी कर रही थी, और उसने क्या करा, उसने भाई 7 लाख रुपए देकर अपनी माता का ही मर्डर करा दिया। ठीक। जिसने उनको जन्म दिया, उसको जन्म दिया, उसी का भैया निपटारा करा दिया। ठीक। लालच क्या, पैसा, नौकरी, प्रॉपर्टी। ठीक। और उसमें ये तो ठीक है, उसमें जो उसके फैमिली या आप कह सकते हैं उसके जो रिश्तेदार हैं, वो भी इस मर्डर में शामिल थे। उन्होंने भी क्या करी, उस पर उसको राय दी होगी कि हाँ भैया तुम करा दो, नौकरी तुमको मिल जाएगी। ठीक। अब वो मतलब हुआ क्या, हुआ ये मेरे भाई कि जो लड़की थी उसने भाई अपनी माता का मर्डर कराने के लिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आई होंगी ना, दिमाग में कुछ चला होगा कि माता जी मर जाएंगी तो उनको नौकरी मिल जाएगी ना, मतलब उसको नौकरी मिल जाएगी, ये बात उसके दिमाग में बैठी होगी कहीं ना कहीं। तो उसके दिमाग में क्या बना, इंटेंशन बना होगा, तभी तो मर्डर कराएगी ना। और बाकी और अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। ठीक। क्लियर? और दूसरी बात, अब जब उसके दिमाग में ये अवधारणा बन गई, उसी बच्ची के से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ना क्राइम के बारे में, तो उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठी होगी, आई होगी कि भाई अगर मम्मी का मर्डर हमने करा दिया तो जो है हमको नौकरी मिल जाएगी और पूरी धन संपदा जो है वो भी हमारी हो जाएगी। ये बात उसके माइंड में आई होगी। फिर उसके माइंड में आने के बाद उसने क्या करी होगी, उसने तैयारी करा होगा कि भाई कैसे मरवाना है, क्योंकि नॉर्मल अगर डेथ होगी तो पुलिस को पता चल जाएगा, और नॉर्मल डेथ पर जब पुलिस को पता चल जाएगा तो फिर भाई साहब मामला आगे बढ़ जाएगा। तो उसने क्या की होगी, प्रॉपर प्लानिंग की होगी, प्रॉपर एक तैयारी की होगी ना। मतलब उसने क्या करा, प्रिपरेशन करा कि कैसे मरवाना है। और प्रिपरेशन के तौर पर उसने एक्सीडेंट कराया, 7 लाख रुपए दिए उसके बदले। ठीक। इसके बाद तैयारी जब पूरी हो गई तो क्या किया उसने, अटेम्प्ट किया, अपराध के लिए क्या करा गया, प्रयास करा गया। ठीक। अटेम्प्ट आप उसको बोलते हैं। भाई पैसा दे दिया 7 लाख, अब जिसको दिया था सुपारी, उसको सुपारी बोलते हैं ना। और उसने क्या करा, उसने भाई साहब वो बंदा
जाके एक्सीडेंट कर दिया। तो क्या किया, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट किया। अब अटेम्प्ट करने के बाद ऑन द स्पॉट कह सकते हैं डेथ हो गई व्यक्ति की, मतलब जो महिला थी उनकी डेथ हो गई। मतलब चौथा चरण क्या होगा, कार्य का निष्पादन। चौथा चरण क्या हो जाएगा मेरे भाई, कार्य का मेरे भाई आप कह सकते हैं निष्पादन हो जाएगा। अब कार्य का निष्पादन, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप बोलते हैं एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क। एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क आप कहते हैं, मतलब जो कार्य है भैया वो पूरा हो जाएगा। अब जब कार्य पूरा हो जाएगा तो वही क्या होगा मेरे भाई, आप कहेंगे वही हमारा अपराध कहा जाएगा, उसी को हम अपराध कहेंगे। ठीक, उसी को क्या कहेंगे, उसी को मेरे भाई अपराध कहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो अपराध के कितने चरण, टोटल 4 चरण होते हैं अपराध के। एक इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क यानी कार्य का निष्पादन। ठीक, समझ आ गई। चलिए, अयान मिश्रा, मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके अंदर लगन है पढ़ने की, ठीक, और आप अच्छे से चीजों को पढ़ना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो और 100% पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई भी कर लोगे। और अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक नहीं होगी, नहीं पढ़ोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, तो दुनिया का कौनो मास्टर आपका न एमपीए डीपीओ निकलवा सकता है, न चपरासी का एग्जाम निकलवा सकता है। हम आपको कुछ घोर के नहीं पिलाएंगे, हम आपको पूरा आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, पूरे पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरा मटेरियल आपको देंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए, क्लासेस आपको देंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी मोटिवेशन आपको देंगे, सही रास्ता आपको दिखाएंगे। चलना आपको मेरे भाई खुद ही है। ठीक, अगर आप खुद ही चलने के लिए तैयार हैं और आप जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं मेरे भाई, तो फिर आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए, आपने लिखा कि सर आपकी एमपीए डीपीओ की क्लास लेने के बाद सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये आप खुद से पूछिए कि मैं क्या एमपीए और डीपीओ की तैयारी कर सकता हूं, क्या मैं अपना 100% दूंगा। अगर आंसर यस आता है तो बिल्कुल आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट में फुल क्वालिटी है। बस आपके अंदर मेहनत करने का जुनून होना चाहिए, चीजों को रिवाइज करने का जुनून होना चाहिए, नोट करने का जुनून होना चाहिए। वो अगर आपके अंदर है तो यू आर सेलेक्टेड ऑन एमपीए डीपीओ। ओके, तो आप एमपीए डीपीओ में सेलेक्ट हैं, ये मान लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, क्लासेस नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो मैं क्या, दुनिया का कोनो मास्टर आपको नहीं पढ़ा सकता, नहीं कभी जीवन में ऐसे में किसी का सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो इसलिए अपने अंदर मोटिवेशन लाइए। बाकी कंटेंट और क्वालिटी प्रैक्टिस मटेरियल देना हमारी जिम्मेदारी है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देंगे, बशर्ते पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपको पड़ेगा। ठीक, आप, अब आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, सारे बच्चों की बात कर रहा हूं, जिन्हें भी बनना है खुद से अपने आप से ये कहना पड़ेगा कि मैं बनना चाहता हूं। ठीक, मैं बनूंगा। फिलहाल सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी मेहनत पर, कि आप कितना डेडिकेटेड हो अपने लक्ष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। अगर आप नहीं डेडिकेटेड हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, ऐसे एलएलबी करने का भी कोई मतलब नहीं भैया। ठीक, तो चलिए, फिलहाल इतना आप नोट कर लीजिए। कल की क्लास में हम इन्हीं को उजागर करेंगे, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे अपने बीएनएस के प्रिलिमिनरी वाले सेक्शन पे, यानी प्रारंभिक वाला सेक्शन, पहले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे भी मेरी क्लासेस हैं, कंपनी लॉ की और भी अदर क्लासेस है, ड्राफ्टिंग की क्लासेस हैं, तो आगे की क्लासेस में हम लोग मिलते हैं फिर। बाकी अगर आपने जायसवाल केयर इंस्टीट्यूट ऐप को नहीं डाउनलोड किया है मेरे भाई, डाउनलोड कर लो। जरूरी नहीं कि आप कोर्स ही खरीदो। ठीक, कोर्स खरीदने के साथ साथ अगर आप नहीं खरीदना चाहते कोई इशू नहीं है। ठीक, आप वहां पर जाके टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो, सिलेबस देख सकते हो, फ्री कुछ वीडियोज हैं उनको देख सकते हो, बाकी इसकी पीडीएफ आप देख सकते हो।
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आप पीसीएसजे की तैयारी करना चाहते हो तो पीसीएसजे का कोर्स आपका अवेलेबल है। एआईबी की तैयारी करना चाहते हो तो एआईबी का अवेलेबल है। एपीओ की तैयारी करना चाहते हो तो एपीओ का अवेलेबल है। और भी विभिन्न कोर्सेस अवेलेबल हैं जिनमें आप जुड़कर अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक, चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। अगर किसी प्रकार का कोनो सवाल है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कर लेना है कॉल या व्हाट्सएप, आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आपका ही परिवार है। ठीक, आप लॉग कर रहे होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, बाकी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप पेड के साथ कुछ चीजें फ्री भी हैं, उनका भी आप कह सकते हैं लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य ही आपका पढ़ाई करना है, तभी आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। और बाकी कोई सवाल आपका होगा तो बताइएगा। क्लियर, चलिए थैंक यू सो मच। ओके, अब चलिए कल मिलेंगे आपसे क्योंकि आगे मेरी क्लास है। जस्ट पता न कब चलता है। ए भैया, 7:15 पे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है, शेड्यूल आपका लगा होता है, आगे एक बार देख लिया करो। ठीक, रेगुलर वे में। समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो भी और भी अच्छी बात है। ठीक, चलो।